Good morning everyone. Here we discuss Unit 4. Topic is leasing services. जो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि लीजिंग सर्विसेज क्या होता है. लीजिंग सर्विसेज जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज़ इन्वॉल्व है. एक पार्टी दैट इज़ अ लेसर, दैट इज़ अ ऑनर, अपना एसेट आपको यूज़ करने के लिए देती है. यूज़ करने के लिए किसको? अदर पार्टी को. अदर पार्टी इज़ लेसी एंड इज़ ऑल्सो नोन एज यूज़र. जो एसेट को यूज़ करता है, इन रिटर्न वो एक कंसिडरेशन पे करता है, दैट इज़ अ लीज रेंटल. पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं. यहाँ पर ये मीनिंग दोबारा से मैंने आपको ये पीपीटी में सेंड किया. मीनिंग में दोबारा से क्लियर हो रहा है कि लीजिंग सर्विसेज होता क्या है. देन डेफिनेशन, देन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीजिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टेप्स इन लीजिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था. देन टाइप्स ऑफ लीजिंग, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इवन कॉल करके भी पूछ सकते हैं. आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज. मैंने आपको बताया था जो लीजिंग सर्विसेज है वो दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज. पर हमने डिफरेंट टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े हैं. लास्ट वीडियो में देखो, ऑपरेटिंग लीज का कोई टाइप नहीं है, ये मैंने आपको बताया था. बट फाइनेंशियल लीज और अदर्स में बहुत सारे सब पॉइंट्स दिए गए हैं. बट जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर 1, ऑनरशिप, कि जो भी एसेट है उसकी ऑनरशिप किसके पास लाई करती है. ऑपरेटिंग लीज है तो ऑनरशिप किसके पास लाई करेगी? लेसर के पास, जिसका एसेट है. और फाइनेंशियल लीज में ये ट्रांसफ़र ऑप्शन दिया गया है कि अगर चाहो तो लेसी उस एसेट को परचेज़ भी कर सकता है. तो यहाँ पर लेसर की ऑनरशिप भी हो सकती है और लेसी की भी ऑनरशिप हो सकती है. दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफ़र ऑप्शन. सेकेंड पॉइंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू एसेट. जो भी एसेट आप परचेज़ करते हैं, अब आपको पता है कि वहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और दूसरा काफ़ी तरह के रिस्क भी आपको फेस करने में होते हैं. तो ऑपरेटिंग लीज में रिस्क और रिवॉर्ड रिलेटेड टू एसेट किसके पास लाई करता है? लेसर के पास. और फाइनेंशियल लीज में किसके पास लाई करता है? लेसी के पास. थर्ड पॉइंट इज़ परचेज ऑप्शन. परचेज ऑप्शन अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है. ऑपरेटिंग लीज में इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है. बट फाइनेंशियल लीज में आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि चाहो तो आप एसेट को परचेज भी कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस बोन. जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एसेट परचेज करते हो तो आप उसका डेप्रिसिएशन या उसकी जितनी भी सर्विसेज या उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो एक्सपेंसेस बोन कौन करता है? ऑपरेटिंग लीज में लेसर और फाइनेंशियल लीज में लेसी उसको बॉर्न करता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है रनिंग कॉस्ट टू लेसी. जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है या जितना भी लॉ से रिलेटेड कॉस्ट आता है, तो ऑपरेटिंग लीज में इस तरह की कोई भी कॉस्ट लेसी को बियर नहीं करनी होती है. और फाइनेंशियल लीज में जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये रनिंग कॉस्ट है, ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग कॉस्ट. टैक्स बेनिफिट्स, यहाँ पर जब किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हमारा लेसी बॉर्न नहीं कर रहा है, सारे लेसर बॉर्न कर रहा है, तो किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन भी वो क्लेम नहीं कर सकता. बट फाइनेंशियल लीज में इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा लेसी ही बियर करता है. तो ये मेन डिफरेंस था ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंशियल लीज में. नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडवांटेजेस. एडवांटेजेस हमने दोनों को साथ में लेकर चला है कि जब एक लेसर लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेसी को, तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हायर प्रॉफिट. हायर प्रॉफिट का मतलब कि आपने एसेट परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद आप उसको रेंट पे कर रहे हैं और जो रेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ द एसेट वो ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर चांसेस है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट्स को भी अर्न कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट, टैक्स बेनिफिट्स. अभी आपने पढ़ा कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितना भी जो इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है या कुछ और भी टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, ये सब कौन कॉस्ट बियर कर रहा है? लेसर बियर कर रहा है. तो जब हम ये कॉस्टेस बियर करते हैं या फिर इवन आप जो एसेट परचेज़ कर रहे हैं, आपने वो लोन पे भी परचेज़ किया है, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं. थर्ड पॉइंट आता है क्विक रिटर्न,
क्विक रिटर्न मैंने आपको एक टाइप में एक पॉइंट बताया था, दैट इज़ अ सेल एड लीजिंग। सेल एड लीजिंग में क्या है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से टाई अप अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि वो मैन्युफैक्चर करते करते ही आपका जो एसेट है उसको लीज़ करना शुरू कर देता है, लीजिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही एसेट परचेज़ किया और साथ के साथ ही आपको रिटर्न्स भी आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि हम एसेट परचेज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साइड बाय साइड या साथ के साथ रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बट जब आपने वो एसेट किसी को रेंट पर दे दिया, तो चाहे प्रोडक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, बट आपने जो रेंट फिक्स किया है वो रेंट जो है वो आपको पीरियोडिक पेमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स हमारा जो लेसर है वो क्विक रिटर्न्स ले सकता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड सेल। इससे सेल भी इंक्रीज़ होती है। सेल इंक्रीज़ कैसे होती है कि जब हमारा एसेट मैन्युफैक्चर हुआ और आपने उसको लीज़ पर दे दिया। अब एक कंपनी है जिसके पास कैपिटल उतना नहीं है कि वो अपने एसेट्स को परचेज़ कर सके, तो उसने रेंट पर लेकर अपना एसेट, अपना एम जो है, अपना ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब एक पर्सन है जिसके पास कैपिटल था, उसने एक मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी को उसने रेंट पर दे दिया। उसके पास और कैपिटल आ गया, तो जब कैपिटल आया तो वो और एसेट परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे एसेट्स की डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इट शोज़ के सेल भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये थे दैट इज़ रिलेटेड टू दी लेसर। अब दूसरा पॉइंट आता है लेसी। लेसी कौन है? जो उस एसेट को यूज़ कर रहा है। उस एसेट को यूज़ करते टाइम उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अवॉइडेंस ऑफ इनिशियल कैश आउटले। आप बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करके भी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पा रहे हैं। आपने इनिशियल कैश आउटले, जो आपके पॉकेट में से एकदम से बहुत सारा कैश निकलना था एक एसेट को परचेज़ करने के लिए, बट वो आपने रेंट पर लेकर ही अपना काम पूरा कर लिया। पर्पस भी पूरा हो गया और कैश आउटले जो है वो भी अवॉइड हो गया, तो ये भी बेनिफिट मिला। नेक्स्ट इज़ मिनिमम डिले। मिनिमम डिले का मतलब क्या है कि आपने एक अदर पार्टी के साथ, लेसर के साथ आज एग्रीमेंट किया है कि मुझे एसेट चाहिए, तो विदाउट एनी डिले वो एसेट आपके पास पहुंच जाता है। किसी भी तरह की बीच में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज़ ईजी सोर्स ऑफ फाइनेंस। ईजी सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब कि कम पे करके आप नई से नई टेक्नोलॉजी जो है उसके बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शिफ्टिंग द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। जो भी ऑब्सलीट वैल्यू है, या अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग में क्या है कि जितना भी स्क्रैप वैल्यू है या जितने भी रिस्क हैं वो कौन बियर करता है? लेसर बियर करता है। तो यहाँ पर यूज़ कर रहा है एसेट लेसी, बट उसका जो रिस्क है वो किसके ऊपर जा रहा है? लेसर के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट इज़ एनहांस्ड लिक्विडिटी। यहाँ पर जो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन होती है वो भी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि आपको जितना भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उसका सिर्फ एक माइनर सा पॉइंट आपने एज अ रेंट पे करना है। बट अगर आपको एक एसेट परचेज करना हो तो वहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज़ कंजर्विंग बोरोइंग कैपेसिटी। आपको पता है कि आज के टाइम पे अगर आपको एक छोटा सा काम भी करना होता है तो आपको लोन लेना पड़ता है। तो जब आप बिज़नेस रन कर रहे हैं और वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो एकदम से चेंज होती रहती है, रैपिड चेंजिंग्स उसके अंदर आते रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने एक टेक्नोलॉजी परचेज़ करी, उसके बाद चेंज हो गया तो आपको दूसरी टेक्नोलॉजी परचेज़ करनी होगी। तो एक बार ही आपने लोन लिया, फिर आप सेकेंड टाइम दोबारा से लोन लेंगे तो आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, बर्डन बढ़ता जाएगा, जिससे बिजनेस अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक मशीनरी अगर रेंट पर ली है और वो एक टाइम पीरियड के लिए ली है, वो टाइम पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है तो आप उनका एसेट जो है उनको रिटर्न कर देते हैं। और जब आपको दूसरा एसेट चाहिए तो आप वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेंट पे करना पड़ रहा है और आप टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको एसेट अपना परचेज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स आपको लोन भी नहीं लेना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट क्या शो करता है कि आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको कंजर्व करना। कंजर्व मतलब कम करना। नेक्स्ट इज़
टैक्स प्लानिंग एंड एडवांटेजेस, यहाँ पर आप टैक्स बेनिफिट्स भी गेन कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस भी ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स में मेनली होता क्या है कि जो भी आप चीज़ रेंट पर लेते हैं ना, आप रेंट पर जब आप उसको शो करते हैं तो अगर आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है बट आप साइड बाय साइड अपने रेंट रिसीप्ट्स भी उनको शो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज़ हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी कैपिटल आप वहाँ पर लगाते हैं उसके ऊपर आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि आपने एसेट के ऊपर परचेज़ नहीं किया, एसेट आपने अपना नहीं खरीदा बट उसके बेनिफिट्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो रैपिड चेंज होती रहती है, अब वो चेंज होती रहेगी तो अगर आपको उसके ऊपर बल्क में खर्च करना पड़ रहा है, कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ पर हमारे जो इकोनॉमिक पोजीशन है बिज़नेस की वो डिस्टर्ब हो जाती है। बट यहाँ पर आपको कैपिटल कम लगाकर भी उसके रिटर्न्स ज़्यादा, मैक्सिमम रिटर्न्स आप उसको एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, ऑपरेटिंग भी है और फाइनेंशियल भी है। फाइनेंशियल में मैंने आपको बताया था ना ट्रांसफ़र ऑप्शन, तो आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप उसको जैसा यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल भी है, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो चेंजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सर्टेनिटी, सर्टेन है, आपको पता है कि मुझे फिक्स्ड पेमेंट कितनी करनी है, मेरा लीज़ रेंटल कितना है, कब मुझे पे करना है, कोई भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ती है। एसेट की जो लाइफ ऑफ एसेट है अगर वो ख़त्म हो गया है तो उसको डिस्पोज कैसे करना है वो भी प्रॉब्लम लेसी की नहीं है। नेक्स्ट इज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होती है और ज़्यादातर वो बियर कौन करता है, लेसर करता है। तो यहाँ पर आपने बेनिफिट्स पढ़े अकॉर्डिंग टू लेसर भी और अकॉर्डिंग टू लेसी भी। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारी जिसमें हम डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी टॉपिक या जितनी भी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू लेसर भी और अकॉर्डिंग टू लेसी भी। अकॉर्डिंग टू लेसर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हाई रिस्क ऑफ ऑब्सलीट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब एक एसेट की लाइफ फिनिश हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो एसेट है वो एक स्क्रैप में चेंज हो जाता है। जब वो स्क्रैप में चेंज हो गया तो उसका सारा का सारा लॉस जो है वो किसको बियर करना पड़ेगा, लेसर को बियर करना पड़ेगा। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लीजिंग सर्विसेज हमें एक जना प्रोवाइड कर रहा है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आपको पता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो वहाँ पर लीज रेंटल जो वो चार्ज कर रहे हैं वहाँ पर मोनोपोली नहीं रह जाती है, वो भी क्या है कंपटीशन के अकॉर्डिंग कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा लीज रेंटल है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की वजह से भी जो है वो फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट इज़ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस क्या हैं कि अब आपने जो हमारे लेसर ने मशीनरी परचेज़ की है उसका जो प्राइस है वो स्टेबल तो नहीं रहता, बट अगर आपने उसका एक रेंट फिक्स कर दिया कि हाँ मुझे इतना रेंट चार्ज करना है, तो जब आप एक बार उसका चार्ज ले रहे हैं नेक्स्ट टाइम भी कस्टमर वही पे करना चाहेगा। बट पहले जो एसेट का प्राइस था वो कम था, बट आज के टाइम पर उस एसेट का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो ये भी लॉस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लेसर को बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। आपने तो बल्क में पे करके एक एसेट परचेज़ कर लिया, बट आपके पास जो मनी आएगी वो एक स्मॉल अमाउंट में, लीज़ रेंटल आपके पास आ रहा है तो वो जो स्मॉल अमाउंट में आपके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ यूज़र बेनिफिट्स। यहाँ पर कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा यूज़र है उसके लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या कुछ भी ऐसा करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उसका रिस्क है वो हमारे लेसर को बियर करना पड़ता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मेरा एसेट आप लेकर जा रहे हो बट आप उसको अफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको बहुत रैशली यूज़ कर रहे हो, तो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बियर किसको करनी पड़ेगी, लेसर को बियर करनी पड़ेगी। तो हमारे यूज़र बेनिफिट्स के लिए कहीं ना कहीं जो उसकी कॉस्ट है वो किसके ऊपर डाली जाती है, लेसर के ऊपर डाली जाती है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
क्लियर है ये तो, कि जो भी आपने एसेट परचेज़ किया, आपने परचेज़ किया है 5 लाख रुपीज़ का, बट आपने फर्दर उसको लीज़ पर दिया है, तो लीज़ पर आपको एकदम से 5 लाख रुपया तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके वो 5 लाख मिलेगा। तो जो धीरे धीरे मिलेगा उसकी जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट नहीं होता, लॉन्ग टाइम पीरियड यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेसी। लेसी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? नंबर 1, हायर कॉस्ट, उसको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अब आपको पता है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है या जो कॉस्ट ऑफ रेंट आपको पे करना है इन इंस्टॉलमेंट्स, वो ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड। अब जब आपको पता है कि मैंने एक कॉस्ट जो मैंने एसेट की थी वो मैंने उसकी प्रोडक्टिविटी से सेल बढ़ाकर उसको कवर कर लिया, बट आपको पता है कि जब एक एसेट की वैल्यू जो है वो ख़त्म होने वाली होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका एक टाइम पीरियड होता है ना कि आज आपने एसेट परचेज़ किया और उसके टाइम पीरियड में आपको उसके रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपके फंड्स रिलीज़ होने हैं, जनरेट होने हैं, वो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो रीपेमेंट का टाइम पीरियड यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। लेसी के लिए नहीं है, लेसर के लिए बहुत जल्दी से रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट भी है, रिस्क ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द यूज़ ऑफ एसेट, कि यहाँ पर जो लेसी हमारे एसेट को यूज़ कर रहा था कि अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या लीजिंग कंपनी एंड होने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो लीजिंग सर्विसेज पे आप एसेट परचेज कर रहे हैं उसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपके एसेट्स नहीं हैं और लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, तो आप उसको रीपे कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ नो ऑल्ट्रेशन और चेंज इन एसेट। टर्म्स एंड कंडीशन पहले से फिक्स कर दी गई हैं, अगर बाद में आप चाहते हो कि एसेट में कोई ऑल्ट्रेशंस आए या कोई मॉडिफिकेशन आए तो वो जल्दी से पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ ओनरशिप बेनिफिट्स। ओनरशिप बेनिफिट्स क्या हैं कि जब आप एसेट को परचेज करते हैं तो कुछ एक तरह के बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बट यहाँ पर जब आप डेप्रिसिएशन नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, आप इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं तो ये बेनिफिट्स भी हमारे लेसी को नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ पेनल्टीज़ ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज। इन केस आपका टाइम फिक्स किया गया कि आपको 31 जनवरी तक अपना रेंट पे करना है, देन 28 फरवरी, देन 30th, इस तरह की डेट फिक्स की गई है, बट अगर आप उन डेट्स पर अपना लीज़ रेंटल पे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ लॉस ऑफ साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। साल्वेज वैल्यू को मैं यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू बोलूँगी, कि यहाँ पर जब आपका एसेट ही अपना नहीं है तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसके बेनिफिट्स भी आप अर्न नहीं कर सकते हो, उसको भी एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक था कि लीजिंग सर्विसेज होता क्या है, लीजिंग सर्विसेज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया। लीजिंग सर्विसेज के एडवांटेजेस क्या हैं अकॉर्डिंग टू लेसर एंड अकॉर्डिंग टू लेसी। देन लास्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस को भी आपने 2 पार्ट्स में स्टडी किया, अकॉर्डिंग टू लेसर एंड अकॉर्डिंग टू लेसी। क्लियर? ये आपका टॉपिक था आज का। आप इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बट अगर कोई पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने डाउट्स ले सकते हो। क्लियर? थैंक यू।